हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2022 विज्ञान विषय का प्रीवियस ईयर पेपर। आइए आगे चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न एक है, यम के एस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? विकल्प आ है कैलोरी, विकल्प ब है जूल, विकल्प स है न्यूटन, विकल्प द है मिलीग्राम। राइट आंसर ब है जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है यम के एस पद्धति में। एक्सप्लेनेशन है, यम के एस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल है, जो कार्य और ऊर्जा को मापने की इकाई है। प्रश्न 2 है, नासा का मुख्यालय स्थित है? विकल्प अ है आंध्र प्रदेश, विकल्प ब है बंगलुरु, विकल्प स है यूरोपीय संघ, विकल्प द है वाशिंगटन डीसी। राइट आंसर द है वाशिंगटन डीसी। एक्सप्लेनेशन है, नासा का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक खोज का केंद्र है। प्रश्न 3 है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? विकल्प अ है 2-6, विकल्प ब है 2-7, विकल्प स है 2-8, विकल्प द है 2-8-2। राइट आंसर स है 2 और 8। निष्क्रिय गैसें जैसे नियान, आर्गन के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण, नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे 2 और 8 है, जिसका अर्थ है कि पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्ष पूर्ण होने के कारण ये गैस स्थिर होती हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेती। प्रश्न 4 है, जल में घुलनशील विटामिन है? विकल्प अ है विटामिन ए, विकल्प ब है विटामिन डी, विकल्प स है विटामिन के, विकल्प द है विटामिन सी। राइट आंसर द है विटामिन सी। एक्सप्लेनेशन, विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, यानी यह पानी में घुलकर शरीर में अवशोषित होता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रश्न 5 है, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है? विकल्प अ है ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, विकल्प ब है इनमें केंद्रक नहीं होता है, विकल्प स है इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, विकल्प द है इनका आकार निश्चित होता है। राइट आंसर अ है ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। एक्सप्लेनेशन है, तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन पुनः निर्मित नहीं हो सकती, यानी अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वे ठीक नहीं हो सकती या नहीं हो पाती हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 6 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर है, यांत्रिक ऊर्जा हेडिंग किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न 7 है, सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। उत्तर है, सौर मंडल परिवार सौर मंडल। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। इनमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह हैं, जिनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। प्रश्न 8 है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उत्तर है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। पहला है उत्तर है पहला है टीबी क्षय रोग हेडिंग है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणुओं से होता है और मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। दूसरा है टाइफाइड। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और पेट में सूजन, बुखार और दस्त जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। प्रश्न 10 है, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई 2 अंतर लिखिए। उत्तर है, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, प्राणी कोशिका में
कोशिकीय भित्ति नहीं होती है। प्रश्न 11 है, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर है वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है, जैसे 1h पावर 1, 1h पावर 2, 1h पावर 3। लघुत्तरी प्रश्न 12 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? उत्तर है, हेडिंग में लिखिएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके बाद आगे, भौतिक का एक प्रयोगाधारित नियम है, किसी अमुक्त निकाय की ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है न ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। यह एक दूसरे में क्या होता है? परिवर्तित होता है। प्रश्न 13 है, ज्वालामुखी क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, हेडिंग है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वह प्राकृतिक रचनाएं होती हैं जहां पृथ्वी के अंदर से गर्म गैसें, लावा और राख बाहर निकलती हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के स्थानांतरण या टकराने से होती है। ज्वालामुखी के प्रकार, हेडिंग है, पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, जो वर्तमान में सक्रिय होते हैं और समय समय पर लावा उत्सर्जित करते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा है निष्क्रिय ज्वालामुखी, जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, उसे निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तीसरा है मृत ज्वालामुखी, जो कभी भी फटने की संभावना नहीं रखते और पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। मानव जीवन पर प्रभाव, हेडिंग है, पहला है प्राकृतिक आपदाएं, हेडिंग डाल करके लिखिएगा। ज्वालामुखी विस्फोट से भूस्खलन, लावा प्रवाह और राख का फैलाव होता है जो मानव बस्तियों को नष्ट कर सकता है। दूसरा है स्वास्थ्य समस्याएं, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसें और राख सांस लेने में कठिनाइयां पैदा कर सकती है। तीसरा है वातावरणीय प्रभाव, ज्वालामुखी विस्फोट से वातावरण में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। प्रश्न 13 है, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव लिखिए। उत्तर है मृदा प्रदूषण के स्रोत, हेडिंग है, इसमें पहला है औद्योगिक कचरा, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन, धातु और जहरीले तत्व मृदा को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है कृषि रसायन, कीटनाशक, उर्वरक और अन्य रसायन मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। तीसरा है घरेलू कचरा, प्लास्टिक, खाद्य अपशिष्ट और अन्य अवशेष मृदा में जमा होते हैं। चौथा है खनन और निर्माण कार्य, खनिजों और निर्माण सामग्री के अवशेष मृदा को प्रदूषित करते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रभाव, हेडिंग है, पहला है प्राकृतिक जीवन पर असर, प्रदूषित मृदा में उगने वाली फसलों और पौधों का पोषण प्रभावित होता है जिससे जैव विविधता में कमी आती है। दूसरा है स्वास्थ्य पर प्रभाव, प्रदूषित मृदा से हानिकारक रसायन पानी और खाद्य श्रृंखला में घुस सकते हैं जिससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा है मृदा की उर्वरता में कमी, प्रदूषण के कारण मृदा की उर्वरता घटती है जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। चौथा है जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रदूषण जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है क्योंकि प्रदूषित मृदा से गैसों का उत्सर्जन होता है। प्रश्न 14 है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है उत्क्रमणीय परिवर्तन, हेडिंग है, जिस परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन भी हो सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, जैसे लोहे की सलाई का चुंबक बनाना और चुंबक भी सलाई को गर्म करके उसका चुंबकीय गुण समाप्त करना। छुई मुई के पौधों की पत्तियां हाथ लगाते ही मुरझा जाती हैं और हाथ हटाने के बाद थोड़ी देर में फिर से पहले जैसे हो जाती हैं। इस प्रकार मंद प्रकाश में आँखों की पुतलियां फैल जाती हैं और
तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हेडिंग है। जिन परिवर्तनों के विपरीत परिवर्तन नहीं हो सकता वे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी के जलने के बाद राख कोयले और धुएं में बदल जाती है, परंतु उस राख कोयले और धुएं को एकत्रित करके लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसी प्रकार टायर का घिसना, गेहूं का आटा बनना, रोटी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। प्रश्न 15, अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है? अम्ल वर्षा का मछली, मृदा एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है SO और NO अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेतों और पेड़ पौधों की गिरावट, तावा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना, ये सभी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। प्रश्न 16 है, कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। उत्तर है कंकाल तंत्र के कार्य हेडिंग है फंक्शन ऑफ स्केलेटन। शरीर में कंकाल तंत्र के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है शरीर को आकार प्रदान करना, दूसरा है शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, तीसरा है शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, चौथा है श्वसन में सहयोग प्रदान करना, पांचवा है मांसपेशियों को क्रियाशील बनाना, छठवां है रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। प्रश्न 17 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? इसके कारण एवं रोकने के उपायों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है मृदा अपरदन हेडिंग है मृदा अपरदन का मतलब मृदा की ऊपरी सतह का क्षरण या नष्ट होना है, जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से होता है। कारण है पहला बारिश और हवा, अत्यधिक वर्षा और तेज हवा से मृदा का कटाव होता है। दूसरा है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, पेड़ों की कमी से मृदा की स्थिरता कम हो जाती है। तीसरा है अधिक जल उपयोग, अत्यधिक सिंचाई से मृदा की उर्वरता घटती है। चौथा है अत्यधिक खेती, मृदा को समय समय पर आराम न मिलने से उसका उपजाऊ कम हो जाता है। रोकने के उपाय, पहला है वृक्षारोपण, पेड़ लगाने से मृदा की स्थिरता बनी रहती है। दूसरा है मृदा संरक्षण तकनीकें जैसे कि कंटूर, बंडीग, नाला निर्माण आदि। तीसरा है सिंचाई में संतुलन, जल की सही मात्रा में सिंचाई से मृदा का क्षरण कम होता है। चौथा है सतत कृषि पद्धतियाँ, मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक खाद और फसल चक्रीकरण का उपयोग करना। प्रश्न 18 है, तंत्रिका ऊतक का नामांकन चित्र बनाइए तथा इसके कार्य के बारे में लिखिए। उत्तर है तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, जिसे ब्रेन इंग्लिश में कहते हैं, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाओं नर्वस में पाए जाते हैं। यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। यह मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करता है, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करता है और भावनाओं, स्मृति और तर्क में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ये रहा चित्र। टेड्राइट, टेड्रॉन, साइट्रॉन, केंद्रक, एक्सॉन, न्यूरिलेमा, पार्श्वतंतु और केंद्रक। ये है पेशी। ठीक है, इतना बना करके लिख दीजिएगा, हो गया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।